इसे सामान्य खबर मत समझिए दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। और खबर क्या है दोस्तों? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, यह तो आतंकवादी संगठन हमास की मदद करना है। अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था इस्राएल पर, इस्राएल कह रहा है कि हमास यही तो चाहता था। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। सीएनएन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? सीएनएन कहता है कि ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, डीपनिंग इजराइल्स आइसोलेशन। इसकी आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा। इससे इसराइल का आइसोलेशन बढ़ेगा, यानी कि वो अलग थलग पड़ेगा। बीबीसी क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को दी मान्यता, इससे क्या बदलेगा? नेतन्याहू की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। और जैसे मैंने बताया, आने वाले दिनों में इससे इसराइल अलग थलग पड़ने वाला है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि नेतन्याहू ने फलस्तीन में, ईरान में, इसके अलावा लेबनान में तमाम हदों को पार कर दिया है। अभी ताजा खबर यह आ रही कि लेबनान पर हुए हमले में 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। सही सुना आपने दोस्तों, यानी कि इसराइल तमाम हदों को पार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में उसने 66 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। कहने का अर्थ साफ है, यह इसराइल के आइसोलेशन की शुरुआत है। अब इसराइल का परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप खुद उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जैसे ही ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फलस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं, तो ट्रंप का कोई बहुत पुख्ता बयान सामने उभर कर नहीं आता है। वरना पुराना जमाना होता तो अमेरिका बहुत सख्त तेवर अपनाता। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेतन्याहू इसराइल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए पूरे मध्य पूर्व पर एक युद्ध थोप रहे हैं। इस व्यक्ति ने फलस्तीन में 65,000 लोगों को मार डाला, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया। सबसे बड़ी बात, दोहा कतर, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है, वहां पर भी हमला कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यह महज शुरुआत है। याद कीजिएगा, दुनिया का इतिहास उसमें स्पष्ट है कि जब भी कोई तानाशाह गिरता है, कोई अत्याचारी गिरता है, तो उसकी शुरुआत उसके अलग थलग पड़ने के साथ होती है, उसके आइसोलेशन के साथ शुरू होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस्राएली विदेश मंत्रालय किस कदर बौखलाया हुआ है, इस्राएली प्रधानमंत्री किस तरह से नाराज हैं आपके स्क्रीन पर। इस्राएली विदेश मंत्रालय, इस्राएल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता देना जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा और कुछ नहीं है। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जिसमें कहा गया है, हमास नेताओं ने खुद मान लिया है, यह मान्यता 7 अक्टूबर के नरसंहार का सीधा नतीजा है, यानी उसका फल है। और स्वाभाविक सी बात है, वो व्यक्ति जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी जान बचा रहा है, उसके खिलाफ 3 भ्रष्टाचार के बड़े केसेस हैं, यानी इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो नाराज हैं। वो सीधा प्रहार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मगर नेतन्याहू से पूछा जाना चाहिए कि आप लगातार शांति प्रक्रिया को तहस नहस कर रहे हैं, चाहे वो लेबनान के साथ हो, चाहे फलस्तीन के साथ हो। आप युद्ध विराम को तहस नहस कर रहे हैं। क्या ऐसे में नेतन्याहू के पास यह अधिकार है कि वो विश्वासघात की बात करें? नेतन्याहू का बयान आपके स्क्रीन पर। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर अपनी बात रखी थी। पिछले महीने उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने मैक्रों पर यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू ने लिखा था, यह कूटनीति नहीं है, यह हमास के आतंक को बढ़ावा देना है। यह कदम हमास के कैद में मौजूद बंधकों को न छोड़ने के फैसले को और मजबूती देता है। इसके जवाब में फ्रांस ने कहा था, यह समय गंभीरता दिखाने और जिम्मेदारी लेने का है, भ्रम और चालाकी का नहीं। यानी कि यहां पर फ्रांस एक करारा तमाचा मार रहा है इसराइल के चेहरे पर कि भ्रम और चालाकी, यानी कि शातिराना सोच और डिसेप्शन, इसे मत दिखाओ। आगे नेतन्याहू ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने इसराइल को धोखा दिया और ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को नजरअंदाज किया। יש לי מסר ברור
I have a clear message for those leaders who recognize a Palestinian state after the horrific massacre on October 7. You are giving a huge reward to terrorism. And I have another message for you. It will not happen. A Palestinian state will not be established west of the Jordan River. For years, I've prevented the establishment of this terrorist state, despite tremendous pressure both domestically and internationally. We did this with determination, and we did it with diplomatic wisdom. Moreover, we doubled Jewish settlement in Judea and Samaria, and we will continue on this path. The response to the latest attempt to impose a terrorist state in the heart of our land will be given after my return from the United States. Wait for it. मगर आज इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में कई इस्राएली बंधक हैं और इसके बाद हमास उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो बड़ा प्रश्न, आप करीब 65,000 लोग फलस्तीन में मार चुके हैं। फलस्तीन का 10% हिस्सा आप खत्म कर चुके हैं। उसे आप बंजर जमीन में तब्दील कर चुके हैं। ऐसे में जब हर गुजरते दिन के साथ आप बेकसूर औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, तो जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाएगा? यानी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो इस्राएली हमास के कब्जे में हैं, उनके दुश्मन बने हुए हैं। और इसका प्रमाण वो ढेरों सबूत हैं जो आपको इस्राएल और तेल अवीव की सड़कों में दिखाई देंगे। तेल अवीव में रोज लोग सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध रोकिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में वो वापस लाए जाएं, मगर इस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, पुराना जमाना होता तो ट्रंप सख्त तेवर अपनाते, मगर बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसे डिफेंड करना, उसे जायज ठहराना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर से डोनाल्ड ट्रंप मिले थे और इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। फलस्तीन को मान्यता देने के मुद्दे पर मेरी प्रधानमंत्री कीर स्टामर से असहमति है। हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, हम बंधकों की रिहाई चाहते हैं, यही इस्राएल के लोगों की इच्छा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके जहन में एक बहुत अहम सवाल होगा कि इस फैसले के मायने क्या हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं। पहली बात, अब सीमाएं रेखांकित होंगी, यानी कि जो बॉर्डर्स हैं उन्हें डिफाइन किया जा सकेगा। दूसरी बात, फलस्तीन में इन तमाम देशों के दूतावास हो सकते हैं। तीसरी बात, फलस्तीन के लोग बड़े बड़े खेल प्रतिस्पर्धाओं में यानी खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे। तो पहला असर तो यह पड़ रहा है। इसके अलावा और क्या मायने हैं, इस पर गौर किया जाए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त जो फलस्तीन राज्य है वो पूरा राज्य नहीं है, वो आधा अधूरा राज्य है। और इस बारे में बीबीसी क्या लिखता है आपके स्क्रीन पर। फलस्तीन एक तरह से अधूरा देश है, इसलिए मान्यता देना ज्यादातर प्रतीकात्मक है। यह एक मजबूत नैतिक और राजनीतिक संदेश है, लेकिन जमीन पर इससे बहुत कम बदलाव की उम्मीद है। फिर भी यह प्रतीकात्मक कदम बहुत मायने रखता है। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र को दिए गए भाषण में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा था, 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन पर खास जिम्मेदारी है। उन्होंने 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन का जिक्र किया, जिस पर पूर्व विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें पहली बार ब्रिटेन ने फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए होमलैंड बनाने का समर्थन किया था। लेकिन लामी ने कहा था कि उस घोषणा में यह गंभीर वादा भी था कि फलस्तीन की गैर यहूदी आबादी के लोगों और उनके धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल अलग थलग पड़ रहा है। कैसे, गौर किया जाए। इस्राएल अलग थलग हो गया है। यह अहम है क्योंकि इन देशों ने लाइन तोड़ दी है। असर की बात करें तो इस्राएल खुद को और ज्यादा अलग थलग पाता है और यह मायने रखता है।
उसी दिन जब मान्यता यानी रिकग्निशन का ऐलान हुआ, रविवार को गाजा पर इस्राएली हमलों में कम से कम 55 फलस्तीनी मारे गए। इनमें से कम 37 गाजा सिटी में मारे गए, जहां इस्राएली फौज ने एक और बेरहम अभियान चलाया। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, पिछले 24 घंटों में 55 से 65 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा सिटी पर हमला किया जा रहा है। यह सब क्या बतलाता है? यह सब बतलाता है कि इस्राएल किसी की नहीं सुन रहा, और ऐसे में इन देशों का कर्तव्य है कि उन्हें आईना दिखाएं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि यह घोषणा दरअसल रविवार को क्यों हुई? तो इस पर भी गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार 21 सितंबर को ही फलस्तीन को मान्यता क्यों दी? शायद आप सोचेंगे, अगर ये देश एक साथ संयुक्त राष्ट्र में अपने नेताओं के साथ ये घोषणा करते तो इसका असर अधिक होता। लेकिन इसका कारण सोमवार से शुरू होने वाले यहूदी नया साल है, जिसे रोश हशना कहा जाता है। इस धार्मिक त्योहार के दौरान इस विवादास्पद निर्णय की घोषणा करके डिप्लोमैट्स इस्राएली लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक और कारण यह हो सकता है कि कीयर स्टामर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद नहीं होंगे, और इस महत्वपूर्ण घोषणा को ब्रिटेन के प्रतिनिधि उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी या विदेश मंत्री येवेट कूपर को सौंपा नहीं जा सकता था। दोस्तों, अल जजीरा ने इस बड़ी खबर के बारे में क्या कहा है, और इस बड़ी खबर का ऐलान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर की घोषणा के साथ हो रहा है। सुना जाए अल जजीरा क्या कह रहा है। The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. A break from the past, an aspiration many have longed for, at a time when the war on Gaza never seemed more bleak. The Israeli government's relentless and increasing bombardment of Gaza, the offensive of recent weeks, the starvation and devastation are utterly intolerable. Tens of thousands have been killed, including thousands as they tried to collect food and water. This death and destruction horrifies all of us. It must end. तो जाहिर सी बात है, इस वक्त कई हिस्सों में जश्न का माहौल है, मगर यह जश्न तब तक अधूरा है जब तक इस्राएल अपना आतंक, इस्राएल जब तक अपनी ज्यादती, बेरहमी, बेकसूर फलस्तीनी लोगों के साथ करता रहेगा, जब तक वो चलता रहेगा, यह जश्न अधूरा है। मगर जैसे मैंने बताया, यह शुरुआत है, और हर बार किसी भी तानाशाह के डाउनफॉल को लेकर कुछ कदम उठाए जाते हैं, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो कदम उठाए हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने, ये शुरुआत है, और आने वाले दिनों में इसका रास्ता जाएगा नेतन्याहू की बर्बादी की तरफ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।